वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो थ्योरम लेके आया हूँ ना, ये आप सोच रहे होंगे कि सर डेली क्लास में आते हैं और डेली एक ही डायलॉग देते हैं कि यार बेटा जो थ्योरम लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या करूँ यार बेटा, इस चैप्टर में यही कॉन्सेप्ट है, इतनी सारी थ्योरम्स और सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें एक बहुत स्पेशल बात और है बच्चों, और वो स्पेशल बात क्या है कि अगर आपको ये थ्योरम पता है ना, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 10.4 का एक क्वेश्चन है बेटा, जिसमें आपके पास बातें चलेगी 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल। ऐसा एक क्वेश्चन है बेटा, और उनके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है और वो मस्तियां मार रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं। वो क्वेश्चन अगर आपको इस थ्योरम पे बेस्ड है, वो क्वेश्चन आपका जो है वो इस थ्योरम पे बेस्ड है। अगर आपको ये थ्योरम पता है ना, तो वो क्वेश्चन 1 मिनट का खेल है, वरना वो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है। और अगर आपको ये थ्योरम पता है ना, तो आप चुटकियों में उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर देंगे। तो देखिए, कहा जा रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसको मैं बोलता हूँ बेटा सर्कम सेंटर। वो कोइंसाइड करते हैं, मतलब सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर दोनों एक ही पॉइंट होने चाहिए। तो देखिए कैसा होगा। सबसे पहले तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया बेटा मैंने। भाई सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में बात चल रही है, तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया एबीसी। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर है। हमसे कहा जा रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट द सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड के बारे में बात चल रही है ना, तो सेंट्रोइड क्या होता है, जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब मीडियंस तो बनाने पड़ेंगे। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि 3 मीडियन बनाने पड़ेंगे, और तीनों मीडियन जहां पे कट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं क्या बोलता हूं बच्चों, सेंट्रोइड। अब कहा जा रहा है वो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। अब आप कहेंगे सर ये सर्कम सर्कल क्या होता है। सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। इसका मतलब मैं एक ऐसा सर्कल बना दूं जो ए से भी जाए, बी से भी जाए और सी से भी जाए। इस तरह की जो पिक्चर है, यहाँ पे मैंने लिखा बच्चों ए। तो ये जो सर्कल बनाया ना बच्चों मैंने, इस सर्कल को बोलते हैं हम सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल क्या होता है, सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होता है। तो इस फिगर को थोड़ा और सुंदर दिखा देते हैं बेटा आपके लिए, वरना आप सोचेंगे कि सर आपका सर्कल तो इतना शानदार बनता है, आज खराब कैसे बन गया। तो बेटा उसकी ट्रिक है मेरे पास, टेंशन मत लो आप। पहले अपन सर्कल बना लेंगे और उसके अंदर ट्राइंगल बना लेंगे मेरे भाइयों। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, ये तो बन चुका है हमारा सर्कल, और इसके अंदर हम ये ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बेटा अब शानदार फिगर बन चुका है, ठीक है। तो ये तो ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और ये जो सर्कल है ये सर्कम सर्कल है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले मीडियंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बातें सेंट्रोइड की चल रही है। तो बेटा मीडियन क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दो। तो बेटा ये ए को मैंने डी से ज्वाइन कर दिया, डी इस बी सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो ए डी एक मीडियन बन गया। इसका मिड पॉइंट मैंने ई ले लिया, और मैंने बी को ई से मिला दिया दोस्तों। इसका मिड पॉइंट मैंने दोस्तों एफ ले लिया, और मैंने सी को एफ से मिला दिया। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। तो ऐसा होने पे दोस्तों आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये तीनों मीडियंस जहां पे कट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, और इसका नाम मैंने दे दिया बच्चों क्या, ओ। तो मुझे बताना है ये ओ जो है ना, ये हमारा सेंट्रोइड भी होना चाहिए, और ये इस सर्कल का सेंटर भी होना चाहिए। भाई सेंट्रोइड तो है ही सी, सेंट्रोइड तो कैसे, क्योंकि यहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने ये तो बोल दिया कि ओ जो है वो इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड है, ठीक है। उसके बाद मुझे बताना है ये जो ओ है ना, वो इस सर्कल का सेंटर भी होना चाहिए। तो ये है हमारी कहानी। तो देखना, इसको प्रूव करने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो प्रूफ में बच्चों जो चीज़ें गिवन है वो हमको दिख ही रही है, सीधा प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में मैं क्या बोलूँगा बच्चों, प्रूफ में मुझे बताएं यहाँ पे क्या मेरे भाइयों, कि एक तो मेरे पास ये ट्राइंगल आ रहा है यहाँ पे बी सी, और एक ट्राइंगल इधर आ रहा है मेरे पास बच्चों बी एफ सी। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं मुझे बेस पे, एक तो दिख रहा है ट्राइंगल बी ई सी, और एक ट्राइंगल दिख रहा है बच्चों मुझे बी एफ सी। ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। मैं इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा। देखिए किस किस को, ट्राइंगल बी ई सी को और ट्राइंगल बी एफ सी को। तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी ई सी एंड ट्राइंगल बी एफ सी।
BEC और BFC को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहा हूं बेटा। देखना, ये रहा BEC और ये रहा BFC। कैसे कॉन्ग्रुएंट करूंगा देखिएगा आप। सबसे पहले तो मुझे एक चीज पता है यहाँ पे कि भैया कि कहानी ये चल रही है कि दोनों का कॉमन बेस है BC। देखिए इस वाले ट्राइंगल में भी, ये देखो मैं आपको शॉर्ट मूवी दिखा देता हूँ। ये रहा BC, इस तरफ तो E पॉइंट है, इस तरफ F पॉइंट है। तो एक तो हमारा ट्राइंगल बन रहा है BFC और एक हमारा ट्राइंगल बन रहा है दोस्तों इधर से BEC। ये दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कर रहा हूँ। तो इनका कॉमन बेस है सबसे पहले तो BC। तो सबसे पहले तो लिखूंगा BC इक्वल टू BC कॉमन। उसके बाद की पिक्चर ये है बच्चों कि हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होती है और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो मुझे पता है कि भैया कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल देखिएगा आप, ये एंगल 60 है। और सिमिलरली उस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल कितना है बच्चों, 60 डिग्री है। तो मुझे ये चीज़ पता लग गई है कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल B और उस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल C के बराबर है। दोनों कितने हैं बच्चों, 60 डिग्री। ये आपको पहले से पता होता है। तो BEC, ये रहा BEC के अंदर क्या आ रहा है बच्चों, एंगल C। तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल C इस वाले ट्राइंगल BFC के एंगल B के बराबर है। और कितना, 60 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये बातें तो देखो आपको एकदम शानदार तरीके से याद रहनी चाहिए। मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद मुझे पता है कि भैया ये BF है ना, ये इस CE के बराबर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये AB इस AC के बराबर है। देखिएगा ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ। मुझे पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बेटा ऑल साइड्स आर इक्वल। तो AB किसके बराबर हुआ, AB बराबर हुआ बच्चों किसके, AC के। अगर AB AC के बराबर है तो AB का हाफ AC के हाफ के बिल्कुल बराबर आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC लिखना पड़ेगा। अगर AB AC के बराबर है तो इस AB का हाफ इस AC के हाफ के बराबर आएगा। तो हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ AC। और हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हुआ, BF, क्योंकि F जो है ना वो AB का मिड पॉइंट है। ये जो F है ना इस AB का मिड पॉइंट है। तो BF क्या हो गया बेटा, हाफ ऑफ AB। तो हाफ ऑफ AB की जगह तो क्या लिख देंगे, BF। और हाफ ऑफ AC की जगह क्या लिख देंगे बेटा अपन, CE। तो BF किसके बराबर आ गया, BF बराबर CE। BF किसके बराबर आ गया बच्चों, BF बराबर आ गया हमारा किसके, CE के। BF बराबर CE, ये हमारी कहानी हो गई। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं बेटा कि BF जो है वो किसके बराबर आ चुका है, वो CE के बराबर आ चुका है। BF जो है बेटा वो किसके बराबर आ चुका है, ये रहा BF जो है वो CE के बराबर आ चुका है। तो हमारी कहानी क्लियर हो चुकी है बेटा। ये वाली साइड और इनके बीच का एंगल, ये देखिए ये रही BF, ये रहा आपका BC और ये रहा आपका एंगल। तो बेटा ये साइड और इनके बीच का एंगल बराबर हो चुका है किधर, उस वाले ट्राइंगल के साथ। तो बाय सास क्राइटेरिया, आप बोलेंगे बाय SS कॉन्ग्रुएंस रूल, सास क्राइटेरिया, ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BFC। ये BEC ट्राइंगल मेरे भाइयों BFC के कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ऐसा होते ही मुझे ज़िंदगी का मज़ा आ गया। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है ना, तो यहाँ से पता लग गया क्या कि यहाँ से हमारी कहानी क्लियर हो गई है कि अगर ये BEC ट्राइंगल जो है वो BFC नहीं बेटा, BF किसके बराबर है, BF बराबर है EC के। तो ये स्टेटमेंट थोड़ा अपने को सही लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट अपना गलत हो गया था बेटा। तो बेटा ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लिखाई में आ गया था। ये स्टेटमेंट का ध्यान देना है। ट्राइंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CFB। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि इस वाले ट्राइंगल का एंगल C उस वाले ट्राइंगल के एंगल B के बराबर है। तो एंगल C के साथ एंगल B रहना चाहिए। तो यहाँ से पता लग गया BE इक्वल टू CF, हैंस BE इक्वल टू CF बाय CPCT, हैंस BE इक्वल टू CF बाय CPCT। मुझे यही प्रूव करना था कि ये जो मीडियंस है ना वो भी बराबर होने चाहिए। ऐसा होता है। तो पहली बात तो ये पता लग गई मुझे, ये जो BE है ना ये वाला मीडियन इस वाले मीडियन CF के क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हैंस BE इक्वल टू CF बाय CPCT, इसको बोलेंगे हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने पे पता लग गया कि भैया ये BE इस CF के बराबर आ गया। सिमिलरली अब मैं पता है क्या करूँगा, अब की बार जो कहानी मैंने इन दोनों के साथ ली थी वो वाली कहानी देखिए, मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगा ACF और ये वाला ट्राइंगल लूँगा ADC। देखना अब मैं क्या करूँगा,
इन ट्राइंगल ACF, ये रहा बच्चों ट्राइंगल ACF, और इसी AC को बेस लेने पे एक और ट्राइंगल बन रहा है ADC, एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा और बेटा सेम पिक्चर अप्लाई होगी। जो यहाँ पे कहानी अप्लाई हुई ना, जो सास क्राइटेरिया लगा, बिल्कुल एज इट इज इन दोनों ट्राइंगल के अंदर होगा। अब की बार कॉमन बेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा, और इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल A है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर एंगल C है, मतलब सेम पिक्चर अप्लाई होगी। तो सिमिलरली मैं क्या बोलूँगा कि ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो पता है मेरी अप्रोच क्या है, मेरी अप्रोच ये है कि मैं मीडियन को बराबर प्रूव करना चाह रहा हूँ कि तीनों मीडियन बराबर आ जाएं। तो जैसे ये दोनों मीडियन बराबर आ गए ना, यहाँ से मैंने बोला BECF के बराबर आ गया। अब की बार इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके मैं क्या रिजल्ट लेके आऊँगा, मैं रिजल्ट लेके आऊँगा कि यहाँ वाला जो मीडियन है ये आपका AD, ये किसके बराबर आ गया, CF के बराबर आ गया। सिमिलरली, और वो कब आएगा, एक बार फिर बोल देता हूँ बच्चों, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एग्जाम में आपको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, अगर ये थ्योरम आती है तो। और जो क्वेश्चन जिसके मैं कह रहा था ना कि आपका NCERT की बुक का एक क्वेश्चन है, तो उसमें तो सीधा अपन ये थ्योरम अप्लाई करेंगे, वहाँ तो सीधा अपने को ये लॉजिक लगाना है क्योंकि अपने को आता है। तो अपन बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इन दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से मुझे पता लग जाएगा क्या, कि इस वाले का AD इस वाले के CF के बराबर है। तो सिमिलरली CF बराबर AD, ये मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया, ये सेकंड रिजल्ट हो गया क्या, कि CF बराबर हो गया किसके, AD के। तो देखो बच्चों B बराबर है CF के, CF बराबर है AD के, तो 1 और 2 से क्या रिजल्ट मिल गया, BE CF और AD तीनों बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट डायलॉग दूंगा क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 BE इक्वल टू CF इक्वल टू AD, मतलब तीनों मीडियंस बराबर हो चुके हैं, तीनों मीडियंस बराबर हो चुके हैं। अब मेरी ज़िंदगी संवरने वाली बेटा, अगर तीनों मीडियन बराबर हो गए तो मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा, मीडियन के बारे में मैंने एक कहानी सुनी हुई है क्या, कि जो मीडियन होता है ना उसको सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। इसलिए मैंने आपको ये थ्योरम सिखाई क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें हैं। एज वी नो दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन, तीनों मीडियन बराबर हो गए, इसके बाद अब क्वेश्चन ओवर होने वाला है। एज वी नो दैट सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन 2:1। सेंट्रोइड जो होता है ना वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2 किस तरफ बच्चों, इस सेंट्रोइड से वर्टेक्स की तरफ, और सेंट्रोइड से मिड पॉइंट की तरफ क्या होता है, 1। मतलब ये वाला पार्ट क्या होता है बच्चों, ट्वाइस होता है, और ये वाला पार्ट क्या होता है, हाफ होता है। जैसे अगर ये 20 है तो ये 10 आएगा। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स अ मीडियन इन 2:1। जो सेंट्रोइड होता है वो मीडियन को क्या करता है बेटा, 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, अब आप देखिएगा, तो सेंट्रोइड जो है बेटा वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो मुझे एक चीज़ तो पता लग गई क्या, कि ये जो OA है, ये OA जो है बच्चों, ये OA क्या आएगा, ये OA आएगा AD का क्या, 2/3। OA क्या आएगा बच्चों, OA आएगा इस AD का 2/3। OA इक्वल टू, ये जो OA है ना बच्चों, क्योंकि ये आपका मीडियन है और ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो OA कितना आएगा, OA इक्वल टू 2/3 AD। ऐसे ही आपका OB कितना आएगा बच्चों, OB आएगा आपका 2/3 BE। ऐसे ही आपका OB आएगा 2/3 BE, क्योंकि 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो टोटल 3 हो गया ना। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 किसका, पूरे का। ऐसे ही आपका OC कितना आएगा बच्चों, आपका OC आएगा 2/3 CF। ऐसे आपका OC आएगा 2/3 CF। अब इसके बाद मैंने देखा कि अगर B CF और AD बराबर है तो बेटा इनका 2/3 भी बराबर आएगा। जब ये तीनों चीज़ें बराबर है तो इनके 2/3 भी बराबर आएंगे। तो 2/3 AD, 2/3 BE और 2/3 CF वो भी क्या आएगा बच्चों, इक्वल आएगा। और अगर वो इक्वल आएगा तो 2/3 AD किसके इक्वल है बच्चों, OA के। वो किसके इक्वल है, OB के। और वो किसके इक्वल है, OC के। तो OA बराबर OB बराबर OC। अगर 2/3 पार्ट बराबर है तो हमें पता लग गया कि OA, OB और OC ये भी क्या हो गए, बराबर हो गए। अब ऐसा होता है कहानी खत्म। अगर O की A से डिस्टेंस, O की B से डिस्टेंस और O की C से डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब O क्या है, इसका मतलब O सेंटर है। क्यों, क्योंकि सेंटर से ये तीनों पॉइंट क्या आ रहे हैं बच्चों, इक्विडिस्टेंट आ रहे हैं। इसलिए OA, OB और OC क्या है, आपके सर्कल की रेडियस,
और अगर ओ ए ओ बी ओ सी सर्कल की रेडियस है तो बेटा सीधी सीधी सी बात है, ये जो ओ है ना, ये ओ इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, क्योंकि ओ ए ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस है, दे आर रेडियस। क्योंकि बेटा अगर रेडियस है तो सीधी सी बात है कि सेंटर से ये पॉइंट क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो ओ ए ओ बी और ओ सी अगर हमारे बराबर हैं तो इसका मतलब ओ इज इक्विडिस्टेंट, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए कोमा बी कोमा सी। ए बी सी तीनों से हमारा पॉइंट ओ जो है वो इक्विडिस्टेंट है, इसलिए ओ क्या हो गया बच्चों, सेंटर हो गया। हेंस ओ इज सेंटर। अब ओ सेंटर है और ओ हमारे को पहले से पता था क्या था, सेंट्रोइड था, तो डायरेक्ट लास्ट में जाकर डायलॉग क्या दे देंगे, देयरफॉर ओ इज सेंटर ऑफ दिस सर्कम सर्कल एज वेल एज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हो गई हमारी कहानी। तो बेटा ओ जो है वो सेंट्रोइड भी है और वो सर्कम सेंटर भी है। ठीक है बच्चों, अब नई कहानी लेके आते हैं आपके लिए। तो बच्चों देखो, जो क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, वो हमारी इसी थ्योरम पे बेस्ड है। वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए स्क्रीन पे लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन रीड करके बता देता हूँ। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है, ये बना दिया भाइयों हमने सर्कुलर पार्क। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। इस सर्कल की बाउंड्री पे, इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे 3 बच्चे इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। तो मैंने बिठा दिया, मैंने अंकुर को यहाँ पे बिठा दिया, मैंने सईद को यहाँ पे बिठा दिया और मैंने डेविड को यहाँ पे बिठा दिया। बेटा तीनों धर्म के लोग मैंने यहाँ पे बिठा दिया, बहुत प्यार से बहुत आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं। सबके हाथ में क्या बेटा, एक टॉय टेलीफोन है जिससे वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। तो बेटा ये स्ट्रिंग की लेंथ बना दी, ये ए को एस से मिलाया, एस को डी से मिलाया और डी को ए से मिलाया। ऐसा होते बेटा जिंदगी में बहुत शानदार काम हो गया। हमें क्या पता था, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए, मतलब ये जो आर्क है ना, ये आर्क कौन सा, ए एस आर्क जो है वो किसके बराबर था, वो एस डी आर्क के बराबर था। और एस डी आर्क किसके बराबर था बेटा, डी ए आर्क के बराबर था। तो आपको मैंने इस चैप्टर को जब शुरुआत करी थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर्क इक्वल होते हैं तो उनसे बनने वाली कोड की लेंथ भी बराबर होती है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट काम में आया कि भैया इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर, ये आर्क का इंडिकेशन होता है। तो अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनसे बनने वाली कोड भी इक्वल होती है। हैंस कोड एस इक्वल टू कोड एस डी इक्वल टू कोड डी ए। और ऐसा होते ही ये ट्राइंगल क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर हो गई। हैंस ट्राइंगल ए एस डी, हैंस ट्राइंगल ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसलिए ट्राइंगल ए एस डी क्या आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। तो ट्राइंगल ए एस डी क्या हो चुका बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो चुका है। इक्विलेटरल ट्राइंगल होते ही मुझे जिंदगी का मजा आ जाता है। मैं जानता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड और सरकम सेंटर दोनों एक ही पॉइंट होते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस पॉइंट ए से इसके मिड पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ, एस डी का मिड पॉइंट है, सपोज वो एम है, तो मैंने इस ए को एम से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने बोला इसको मैं इससे ज्वाइन कर देता हूँ, इसके मिड पॉइंट से। तो एक काम करते हैं, इसको पी ले लेते हैं, पी क्यू आर बना देते हैं। इसका मिड पॉइंट मैंने बोल दिया पी है, इसका मिड पॉइंट मैंने बोला भाइयों क्यू है, और इसका मिड पॉइंट आर है। तो ऐसा होते ही मेरी पिक्चर इस तरह की बन गई, जैसा मेरा प्रीवियस थ्योरम में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। और इस पॉइंट का मैंने नाम लिख दिया बच्चों ओ। मुझसे कहा गया है अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, इस पार्क की रेडियस 20 मीटर, इसका मतलब ओ ए कितना है बच्चों, ओ ए आ चुका है मेरे पास कितना, 20। अगर ओ ए 20 है तो ओ पी कितना आएगा, ओ पी मेरे पास 10 आएगा। क्यों, क्योंकि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो वो सारी बातें मैं प्रीवियस थ्योरम में करवा चुका हूँ, तो आपको लिखनी तो है अभी, लेकिन मैं सीधा लिख रहा हूँ कि हमें पता है ये ओ जो है ना, ये ओ इस सर्कल का सेंटर भी है और ये ओ जो है ये सेंट्रोइड भी है। तो बेटा ये ओ क्या कर रहा है, ओ जो है इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ओ ए अगर 20 है तो ओ पी कितना आएगा, 10, ओ पी इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। अगर ओ ए 20 है बेटा तो ओ एस भी कितना आएगा, 20, क्योंकि सर्कल की जितनी भी रेडियस है सब बराबर होती है। तो ओ एस कितना है,
OS है मेरे पास 20 मीटर, ठीक है। तो मुझे पता लग गया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो मीडियन होता है वही एल्टीट्यूड होता है, ये आप हमेशा याद रखना। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मीडियन है वही एल्टीट्यूड होता है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री रहेगा इन ट्राइंगल OPS। इन ट्राइंगल OPS ट्राइंगल में अब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है। मैं बोलूँगा OS का स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर, OP का स्क्वायर प्लस PS का स्क्वायर। OS कितना है बच्चों? OS 20 है, तो 20 का स्क्वायर आ जाएगा 400। OP कितना है बच्चों? OP 10 है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा 100 और प्लस क्या करना है? PS स्क्वायर, ठीक है। PS स्क्वायर निकालना है, 400 में से 100 जाएगा, 300 बचेगा, तो मैं बोलूँगा PS स्क्वायर इक्वल टू 300। अगर PS स्क्वायर मेरा 300 है तो PS निकालने के लिए मैं 300 का क्या करूँगा बेटा? स्क्वायर रूट करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा? PS इक्वल टू रूट के अंदर 300, और रूट 300 का मतलब होता है बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 इंटू 100। तो 3 इंटू 100 अगर मैं इसको लिखूँगा तो 100 अगर रूट के बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा, और 3 जो है अनपेयर रहेगा तो रूट में ही रह जाएगा। तो PS इक्वल टू 10 रूट 3, PS इक्वल टू 10 रूट 3। बेटा मुझे मिल चुका है ये PS कितना आ चुका है मेरे पास? 10 रूट 3। अगर PS 10 रूट 3 है तो DP भी 10 रूट 3 आएगा। इसका मतलब टोटल हो गया 20 रूट 3 और स्ट्रिंग की लेंथ निकल गई, क्योंकि हमें स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी थी। स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। तो आ गया मज़ा। तो हमें PS कितना मिल चुका है? हमें PS मिल चुका है बच्चों 10 रूट 3। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर SD निकालना है तो SD वो इसका सीधा ट्वाइस कर देंगे, SD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय PS। तो SD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रूट 3। 10 को 2 से करेंगे 20 और रूट 3 अपनी जगह एज इट इज 20 रूट 3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। कहानी खत्म। आया ना बेटा मज़ा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर हमें वो थ्योरम आती है ना तो ये क्वेश्चन हमारे लिए चुटकी का खेल है, ठीक है भाई। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेके आऊँगा, 2 क्या 3 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपकी बुक के, जो आपको पसंद आएंगे, ठीक है बेटा। उनको लेके आते हैं अब। मेरे भाइयों स्क्रीन पे आपके लिए एकदम बहुत ही शानदार क्वेश्चन तैयार हो चुका है। आपकी NCERT की बुक का क्वेश्चन है जो मुझे बहुत ही पसंद है, मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में अपन ने लड़कों को गेम खिलाया था बेटा। हमारे पास था वहाँ पे अंकुर, सैयद और डेविड, 3 लड़के। तो बेटा लड़के भी मज़े कर रहे थे, तो मैंने सोचा अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें लड़कियाँ भी मज़े कर ले। तो वहाँ पे तीनों धर्म के लड़के लेके आया था ना बेटा, यहाँ पे भी तीनों धर्म की लड़कियाँ लेके आ गया, रेशमा, सलमा, मनदीप, ठीक है बेटा। तो ये नाम भी बढ़िया है, जैसे पिछली बार तीनों धर्म के लड़के, अब की बार लड़कियां लेके आ गए। नहीं तो लड़कियां सोचती कि सर ने लड़कों ही लड़कों को गेम खिला दिया, हमें कौन खिलाएगा। मैं खिलाऊंगा ना बेटा, आपको भी मैं खिलाऊंगा। तो देखिए, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री पे खड़ी है बेटा, तो पहले तो सर्कल बनाना ही पड़ेगा। चैप्टर ही सर्कल पढ़ रहे हैं, क्या करें, सर्कल से रिलेटेड ही चलेगी सारी बातें। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर। सर्कल की रेडियस 5 मीटर है, ठीक है सर। ये एक पार्क है, पार्क में आपका ये मैंने बना दिया। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा सलमा को देती है, सलमा मनदीप को देती है और मनदीप वापस रेशमा को देती है। तो इस तरह से कहानी चल रही है। ये रेशमा है बेटा, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, यहाँ पे सलमा है। रेशमा ने बोल दी सलमा को, और सलमा ने मेरे भाइयों बोल दी किसको? मनदीप को। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, और मनदीप वापस किसको दे रही है? रेशमा को। तो भैया ये तो हो गई कहानी। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप और मनदीप टू रेशमा। ये हो गई हमारी कहानी, ठीक है दोस्तों। तो भैया ये आपके सामने फिगर तैयार है। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप और मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा आर से रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वही किसके बीच में? एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। रेशमा और सलमा, सलमा और मनदीप, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर है। मतलब ये वाली जो कोड है ना, इसकी लेंथ भी 6 मीटर है और इस वाली कोड की लेंथ भी 6 मीटर है। भाई रेशमा टू सलमा R2S ज्वाइन करेंगे तो कोड बनेगी। सिमिलरली सलमा टू मनदीप ज्वाइन किया तो यहाँ पे भी एक कोड बनी। इसका मतलब RS और SM ये दोनों क्या है? दोनों इक्वल कोड है। अब आएंगे मजे। तो बेटा ये दोनों कोड्स क्या है? इक्वल है, ठीक है भाई। उसके बाद कहा जा रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। आपको थर्ड कोड की लेंथ निकालनी है, RM निकालना है।
थर्ड कोड की लेंथ निकालनी है, आरएम निकालना है। तो मेरे भाइयों मैंने सबसे पहले तो ये सर्कल का सेंटर बना दिया आपके लिए, ठीक है। जैसे ही मैंने इस सर्कल का सेंटर बनाया, इसके बाद सबसे बढ़िया काम जो होने वाला है वो देखते हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो मैंने ये सर्कल का सेंटर बनाया, नाम दे दिया ओ। सर्कल के सेंटर से मैंने इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और जैसे इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा वो यहीं पे जाके मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम बता रखी है, सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो तो इस कोड को क्या करेगा बेटा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। और जब ये कोड और ये कोड दोनों बराबर लेंथ की हो तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर मैं किससे ज्वाइन करूं, सेंटर से ज्वाइन करूं, तो मेरे भाइयों वो क्या होता है, वो इस एंगल का बाइसेक्टर होता है। ये थ्योरम मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप क्या करिए, ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए जिसका नाम दे दीजिए के। तो थ्रू ओ ड्रॉ ओ के परपेंडिकुलर आर एम। ओ से मैंने इस आर एम पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसका नाम है बच्चों ओके, और जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो कहाँ पे जाके मिलेगा बच्चों, एस पे मिलेगा। ये फिक्स है, ये हमारी थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या किया बेटा, इसके बाद मैंने ओ को आर से मिला दिया ताकि मुझे इस सर्कल की रेडियस मिल जाए, ठीक है। ओ को आर से मिलाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 5 मीटर। ये तो मेरा फिगर का काम हुआ। अब इसके बाद आपको जिंदगी के मजे आना स्टार्ट होंगे। तो अगर मुझे आर एम निकालना है ना, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो पता है मेरा टारगेट क्या है क्वेश्चन में, मैं निकालूंगा आर के। मैं आर के फाइंड आउट करूंगा और आर के का क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा। क्यों, क्योंकि सर्कल के सेंटर से इस कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस कोड को क्या करेगा बच्चों, बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब के क्या आएगा, मिड पॉइंट आएगा आर एम का। भाई हमें पता है के मिड पॉइंट है आर एम का, के इज मिड पॉइंट ऑफ आर एम। कैसे पता लगा, क्योंकि हमारी थ्योरम है कि सर्कल के सेंटर से कोड पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोड को बाइसेक्ट करता है। इसलिए आर एम निकालने के लिए मैं आर के निकालूंगा और आर के का डबल कर दूंगा, तो आर एम इक्वल टू 2 इंटू आर के। तो भैया आर के निकालना है। अब आर के निकालने के लिए देखना, अब आप मेरी मेहनत देखिएगा मेरे भाइयों। देखो दो तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहले तो एक तरीका तो ये है दोस्तों कि ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ओ आर एस, इन ट्राइंगल ओ आर एस, इस ओ आर एस ट्राइंगल का मैं क्या निकाल दूं दोस्तों, एरिया निकाल दूं। इस ओ आर एस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल दूं, तो इस ओ आर एस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बेटा मुझे क्या करना है, मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए। तो मैंने देखा कि अगर इस ओ आर एस ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं तो बेटा ये तो रहा मेरे पास ओ एस, जो कितना है, जो कि इस सर्कल की रेडियस है। तो मुझे ये ओ एस भी कितना पता लग गया, मुझे ये ओ एस भी 5 मीटर पता है। ओ एस 5 मीटर पता है, ओ आर 5 मीटर पता है और आर एस 6 मीटर पता है। मुझे इस ट्राइंगल की तीनों साइड पता है। हेरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल देता हूँ। तो इन ट्राइंगल ओ आर एस मुझे तीनों साइड पता है, ठीक है। एक को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जो था बच्चों हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। हमने 9th क्लास में अभी टर्म 1 में एक फॉर्मूला पढ़ा था मेरे भाइयों, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ, अभी भी अपन 9th में चल रहे हैं। टर्म 1 में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था हेरोन्स फॉर्मूला। उसमें मैंने बोला था एक साइड को ए मान लो, एक को बी मान लो, एक को सी मान लो, ठीक है। एक ए है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू बच्चों 6 है और सी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो आपको क्या निकालना होता है, सबसे पहले एस निकालना होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस इजिकल टू 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 16, 16 अपॉन 2। तो एस कितना आ गया बच्चों, 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले एस निकालना है। एस कैसे निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, तीनों साइड को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। हो गई हमारी कहानी। अब इसके बाद हमें हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। हेरोन्स फॉर्मूला से इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो देखना बेटा कैसे निकालूंगा एरिया। एस कितना है, एस है मेरे पास 8। तो थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार मेरी कहानी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आपको धीरे धीरे चीज़ें देखनी है। तो देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, ये रूट बनाया, एस कितना है बच्चों, एस आया हमारे पास 8, ठीक है। एस आ गया बच्चों 8। एस माइनस है मतलब 8 में से 5 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। एस माइनस बी का मतलब 8 में से 6 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा और वापस ये 3 आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू रूट के अंदर बेटा ये आया आपके पास 8 3 जा 24, 24 को 2 से करेंगे मेरे भाइयों, 24 को 2 से करेंगे 48 और 48 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 48 को आपको
3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 3 जा 24 और ये 2, 4 3 जा 12, 12 और 2 144। तो एरिया आया रूट के अंदर 144, ये आते हैं आपकी किस्मत खुल गई बेटा। कैसे? क्योंकि रूट के अंदर अगर 144 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपके पास कहानी क्या आ चुकी है? 12, क्योंकि 144 12 का स्क्वायर होता है। तो हमें इस ट्राइंगल ORS का एरिया मिल चुका है, एरिया इक्वल टू 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने ये एरिया क्यों निकाला? क्योंकि अब मेरे पास एक और कॉन्सेप्ट है। अगर मैं वापस इस ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहूँ तो मैं बेस चेंज कर लूँ और हाइट चेंज कर लूँ। मतलब मैं अगर हाफ बेस इंटू हाइट इसके अंदर लगाऊँ तो क्या ये लगने से मना करेगा क्या? ट्राइंगल का एरिया चाहे हेरोन्स फॉर्मूला से निकालो, चाहे हाफ बेस इंटू हाइट से निकालो, बेटा एरिया तो सेम ही आना है। तो एक बार तो हेरोन्स लगा के मैंने इसका एरिया निकाला कितना? 12। अब की बार मैं इस ट्राइंगल ORS का एरिया निकालूंगा हाफ बेस इंटू हाइट से। तो देखिएगा इस ट्राइंगल का एरिया कितना आ चुका है? 12। अब मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूँ हाफ बेस इंटू हाइट से। तो मैं लिखूंगा अगेन एरिया ट्राइंगल ORS। तो देखिए बेस में यहाँ पे ले रहा हूँ बच्चों किसको? OS को, और हाइट में किसको ले रहा हूँ? RK को, क्योंकि OS मुझे पता है और RK मुझे फाइंड आउट करना है। और RK जो है ना बच्चों, आपको पता लग ही चुका है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो RK जो है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो अगेन एरिया ट्राइंगल ORS हाफ बेस कितना आ गया? OS, और हाइट कितनी आ गई? RK, हाफ OS इंटू RK, और इक्वल टू में क्या पुट कर दूं? 12, क्योंकि मैं एरिया निकाल चुका हूँ। इक्वल टू में 12 पुट कर दिया। 1/2, OS मेरे पास 5 है, RK मुझे निकालना है, इक्वल टू 12। भैया 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 इंटू RK इक्वल टू 24। तो RK इक्वल टू 24 अपॉन 5। 24 को 5 से डिवाइड करना है, तो बेटा हम जानते हैं ये हो जाएगा 4 बार डिवाइड होगा, बचेगा कितना? 4, डेसिमल लगाएंगे 0, 8 टाइम्स 4.8 मीटर, कहानी खत्म। RK कितना आ गया? 4.8 मीटर। अगर RK 4.8 मीटर आ गया तो बेटा अब मेरी किस्मत खुल गई। कैसे? मुझे क्या निकालना था? मुझे RM निकालना था, रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस। तो RM जो है वो RK का क्या है? डबल है। तो RM इक्वल टू ट्वाइस RK, 2 इंटू RK, तो लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4.8, 4.8 का डबल करूंगा 9.6 मीटर। दैट इज माय आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। मतलब रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है, रेशमा और मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है मेरे भाइयों, वो कितनी है? वो है 9.6 मीटर। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन ओवर हुआ। मैंने सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन बताया आपको इस क्वेश्चन का, वरना आपको कई सारे सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के बहुत बड़े बड़े भी देखने को मिलेंगे। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बताया। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज 10.4 का एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके लिए, जो आपको मजा आएगा बेटा। सीधा है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। तो बेटा देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन तैयार हो चुका है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है। देखिए कहा गया है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर 1 में बिल्कुल अच्छे से बता चुका था, जब मैं बेसिक आपको टर्म समझाता था। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही हो, तो ये O जो है इस वाले सर्कल का भी सेंटर है, इसका भी सेंटर है। ठीक है, तो O जो है इन दोनों सर्कल का सेंटर है। हमसे कहा जा रहा है एक लाइन जो है इन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। बेटा मैंने ये एक लाइन बना दी। ठीक है, बुक में आपको फिगर भी दे रखा है। इस लाइन का नाम कुछ नहीं दिया गया, मैंने बोला ये एक लाइन है L। तो ये जो लाइन L है इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कर रही है। तो बाहर वाले सर्कल को A पे कट किया यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे B पे कट किया, फिर ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट मेरे भाइयों D आपको दे रखा है। और आपको प्रूव करना है कि AB बराबर CD होना चाहिए। अब आप कुछ नहीं, बस आप एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी आपको कोड दिख रही है और सर्कल का सेंटर नज़र आ रहा है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने इस सर्कल के सेंटर O से इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया थ्रू O ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन। लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो अंदर वाली जो कोड है, अंदर वाले सर्कल की जो कोड है उसको अपन क्या बोलेंगे? BC। तो OL जो है वो BC पे भी परपेंडिकुलर है। OL परपेंडिकुलर है बच्चों किस पे? BC पे। और अगर इसको हटा दे तो बाहर वाले सर्कल की जो कोड है उसका नाम क्या है? AD। तो आपका OL जो है वो AD पर भी परपेंडिकुलर है। OL परपेंडिकुलर BC, OL परपेंडिकुलर AD।
अगर सर्कल के सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। हेंस एल इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एल इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सिमिलरली एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सिमिलरली एल इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। भैया बी सी का भी मिड पॉइंट है और ए डी का भी मिड पॉइंट है, दिख ही रहा है साफ साफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बी एल इक्वल टू सी एल। यहाँ से तो पता लग गया बी एल इक्वल टू सी एल, इसको मैं बोल दूंगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ से पता लग गया बच्चों ए एल इक्वल टू डी एल, क्योंकि एल मिड पॉइंट है बच्चों किसका, ए डी का, तो ए एल इक्वल टू डी एल। यहाँ से पता लग गया मेरे भाइयों ए एल इक्वल टू डी एल, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे क्या करना है भाइयों, मुझे यहाँ से पता लग गया कि भैया ए एल जो है ना वो किसके बराबर है, डी एल के बराबर है। और ए एल का मतलब क्या होता है, ए एल का मतलब होता है बच्चों ए बी प्लस बी एल। तो देखिए ए एल बराबर डी एल है, तो ए एल बराबर डी एल है, तो ए एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रहा ए एल, इसको लिखूंगा ए बी प्लस बी एल। ए एल को लिखा ए बी प्लस बी एल, ये रहा ए एल ए बी प्लस बी एल। डी एल को क्या लिखूंगा बच्चों, डी एल को लिखूंगा सी डी प्लस सी एल, डी एल को लिखूंगा सी डी प्लस डी एल, ये लिख दिया मैंने। ए एल बराबर डी एल आया था, ए एल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये किससे मिलके बन रहा है, ए बी प्लस बी एल, लिख दिया। डी एल ये है, ये किससे मिलके बन रहा है, सी डी प्लस सी एल, सी डी प्लस सी एल, सी एल है बच्चों, सी डी प्लस सी एल, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे सी डी प्लस सी एल। अब ये लिखते ही मुझे जिंदगी का मजा आ गया, मुझे क्या पता लग गया कि भैया बी एल और सी एल तो बराबर है, तो इधर तो बी एल दिख रहा है उधर सी एल दिख रहा है, तो बी एल से सी एल की जिंदगी खराब, क्योंकि बी एल और सी एल दोनों क्या है, बराबर है। जैसे ही जिंदगी खराब हुई, यहाँ पे तो क्या रह गया बच्चों ए बी और उधर क्या रह गया सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी, दिस इंप्लाइज दैट ए बी इक्वल टू सी डी, और क्वेश्चन इज ओवर। मैंने कहा था ना बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सर्कल के सेंटर से सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना था और इस क्वेश्चन की कहानी बेटा खत्म हो गई। अब एक क्वेश्चन हो रहा है आपकी एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको और बहुत प्यारा रिजल्ट है वहां पे भी, ठीक है बच्चों, वो लेके आ रहा हूँ स्क्रीन पे। कि बेटा आपके लिए स्क्रीन पे क्वेश्चन तैयार हो चुका है, आपकी एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो पहले तो बता देता हूँ कि 2 सर्कल है, एक की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये बड़ा सर्कल 5 सेंटीमीटर का है और ये जो छोटा सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, मतलब C1 C2 4 है। C1 C2 मैंने आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इन दोनों सर्कल्स के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस है C1 C2 मैंने आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, तो बेटा कॉमन कोड क्या है, PQ। इस PQ की लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखा मेरे भाइयों कि जैसे ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसके बारे में, इसके बारे में, इस ट्राइंगल के बारे में। कौन सा ट्राइंगल बेटा, ये वाला ट्राइंगल C1 C2 P, इन ट्राइंगल C1 C2 P, इस ट्राइंगल में जैसे ही मैंने देखा बेटा, मुझे एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली, क्या कि मुझे पता है कि इस वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब C2 P 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है। तो जैसे मैं इस ट्राइंगल में चेक कर रहा हूँ तो सबसे बड़ी साइड क्या बेटा 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25, और यहाँ पे भी कहानी क्या आ गई 25। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ चुका है। इसका मतलब इस साइड के अपोजिट का जो एंगल रहेगा दैट इज राइट एंगल। इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल C1 C2 P इक्वल टू 90 डिग्री। मुझे पता लग गया बेटा ये एंगल 90 डिग्री हो गया। ये एंगल 90 डिग्री होते ही मेरा काम सक्सेसफुल हो गया। जैसे ये एंगल 90 डिग्री हुआ, मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो इस कॉमन कोड का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो चुका है। जैसे ही मैंने C1 C2 P में ये बात बोली कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो बेटा इस सर्कल के सेंटर से मैंने इस कोड पे क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन
परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, बाइसेक्ट्स द कोड। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया C2 मिड पॉइंट है PQ का। दिस इंप्लाइज दैट C2 इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। कहानी खत्म। C2 जो है वो PQ का क्या है? मिड पॉइंट है। और मुझे ये 3 पता है, तो बेटा ये भी कितना आएगा? 3। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो आंसर लिखूंगा PQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन इज ओवर। आया कि नहीं आया मज़ा? कितना बढ़िया क्वेश्चन था। इसकी रेडियस 5 है, इसकी रेडियस 3 है। जैसे ही दोनों को प्रैक्टिकली आप बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा भैया कि ये सिचुएशन हो रही है कि इसकी रेडियस 5, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 और इसकी रेडियस 3। ऐसा होते ही ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से पिक्चर पता लग गई कि राइट एंगल ट्राइंगल है। और राइट एंगल कौन सा है? ये वाला। तो पता लग गया कि अगर आपने सेंटर से किसको ज्वाइन किया? इसको ज्वाइन किया। तो जैसे ही आपने सेंटर को इससे ज्वाइन किया और ये क्या आ चुका है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या आएगा? मिड पॉइंट आएगा। ये हो गई बेटा हमारी ज़िंदगी में कहानी सेट। और मिड पॉइंट आते ही हमें पता लग गया कि हमें PQ निकालना है, तो इसका डबल कर दो। तो PQ की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। तो ये थी मेरे भाइयों कहानी, जो कहानी ख़त्म हो चुकी है। बाकी फिर पिक्चर अपन बाद में करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और आज के जो भी क्वेश्चन है ना बेटा, सारे क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है बच्चों? मिलते हैं फिर अगली क्लास में।